नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ में। अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर के सुनवाई होने वाली है और इससे साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल ज़मानत पर बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। सीबीआई इस पर सुनवाई कर रही है। पिछले दिनों शराब घोटाले के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी थी, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं आ पाए ज़मानत मिले, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद, क्योंकि उसमें ईडी ने उनको जो गिरफ्तार किया था उस मामले में उनको ज़मानत दी थी और यहाँ पर सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। तो सीबीआई के मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें उनको ज़मानत मिलती है दिल्ली हाई कोर्ट से या नहीं, इससे तय होगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जमानत का रास्ता, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी लगातार आ रही है। वहां आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उससे पहले मंगलवार को देर शाम जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। लगातार वहां से भी तमाम राजनीतिक चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर है कि वहां जो जिस तरह से अजीत पवार की पार्टी के लोग, जो एनसीपी अजीत पवार का गुट है, उसके लोग शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, यानी जो मूल एनसीपी पार्टी के नेता हैं उनसे जो मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले उसमें भी अब एक तरह से अजीत पवार की पार्टी के भीतर जो है भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। अजीत पवार की पत्नी ने भी कल शरद पवार से मुलाकात की है, ऐसी खबरें हैं। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात हम लोग करेंगे अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जो आज सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो डीबी लाइव के ऑनलाइन एडिटर हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, वो हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी, क्या लगता है कि आज केजरीवाल बाहर आ पाएंगे या बाहर आने का उनका रास्ता क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, आज का तो नहीं कहा सकता, लेकिन आज रास्ता जरूर खुल सकता है, क्योंकि आज 2 सुनवाई हैं उनकी, अरविंद केजरीवाल की, और दोनों सुनवाई सीबीआई से संबंधित ही हैं। एक तो ये कि उन्होंने सीबीआई ने जो उनको अरेस्ट किया उसको चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने कि गिरफ्तारी अवैध है। दूसरी, उन्होंने जो है सीबीआई के मामले में ही जमानत के लिए भी याचिका दाखिल की है, स्थायी जमानत के लिए। तो ये दोनों मामले जो हैं ये जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ये उसको सुनेंगी। तो पिछले हफ्ते ही जो था सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी थी अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में। तो ईडी के मामले में तो उनको इंटरिम बेल वहाँ से मिल चुकी है। तो ईडी का मामला उस हाई कोर्ट में था, उस पर तो अब कोई उसका सब मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनको इंटरिम बेल मिल चुकी है। लोअर कोर्ट के बेल के खिलाफ जो गई थी ईडी वहाँ, तो उसका अब इससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, चूँकि अरविंद केजरीवाल जेल में इसी वजह से है कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, और जब ये लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ सकता है तो अरविंद केजरीवाल बाहर ना निकलने पाए, तो इसके लिए सीबीआई के जरिए उनको गिरफ्तार करवाया गया। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। उनके नेता हैं संजय सिंह, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप लगाए हैं और पूरी पार्टी इसी तरीके के आरोप लगा रही है। तो अब जो है इस समय उनकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी और एन हरिहरन, ये इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। और जो सीबीआई के काउंसिल हैं डीपी सिंह, वो भी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई है कि जज साहिबा अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, शुरू हुई कि नहीं कोर्ट रूम की? तो कोर्ट रूम की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई। तो जैसी शुरू होती है हम उसके भी बारे में आपको सूचना देते हैं किस तरीके से। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, मुहर्रम का दिन था, तो आज भी लेकिन कोर्ट बैठी है, तो इसका मतलब शायद वहाँ छुट्टी नहीं रही होगी, या हो सकता है कि स्पेशल सुना जा रहा है इस मामले को। इसको हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये केस बहुत महत्वपूर्ण है और देश की राजनीति पर भी जो है इसका काफ़ी असर पड़ेगा। मतलब समीर जी, जिस तरीके के उत्तर प्रदेश से हालात बन रहे हैं आपने बताया, उसमें भी एक बयान जो है वो संजय सिंह का भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है आज, कि उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसको लेकर के अभी हम लोग आगे और चर्चा करें। योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चाएं शुरू हो रही। चुनाव से पहले भी ये चर्चाएं थी और ये गर्म हुई थी चर्चा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और उन्होंने जब इसको लेकर के उठाया था। हमारे साथ डीवी लाइव के एडिटर इन चीफ राजीव जी भी हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का मामला और ये जो सरकार के भीतर जो बेचैनी है गठबंधन दलों के सहयोगियों के साथ भी और बीजेपी की पार्टी के भीतर भी, इन सब का कुछ आपस में तालमेल कुछ दिखाई पड़ रहा है?
अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है उसका भी असर क्या इन चीज़ों पर देखने को मिलेगा आने वाले? नहीं, बहुत असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही थी। घोषणा हो गई थी 16 मार्च को, और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा जाता है, अंतरिम जमानत पर। उसके बाद आप देखिए वो फिर से सरेंडर करते हैं 2 जून को। उसके बाद फिर अभी पिछले हफ्ते ही उन्हें फिर से जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उससे पहले जब ये आता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट उनको पूर्ण जमानत दे देती है, उसके बाद आप देखिए कि वो मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उस जमानत पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन यहीं से केस में एक कहें तो टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि सीबीआई अचानक इनको गिरफ्तार कर लेती है। अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों तक उनको अपनी हिरासत में सीबीआई रखती है, और अभी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। तो सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी से अरविंद केजरीवाल अगर आज बाहर आ जाते हैं, यानी हाई कोर्ट फैसला ये सुना देता है कि अरविंद केजरीवाल को हम जमानत दे रहे हैं, तो आज के आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। हो सकता है आज नहीं कल आए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, मुहर्रम। कुछ लोग बता रहे हैं कि आज है, कुछ लोग बता रहे हैं कल है। हालांकि कोर्ट की सुनवाई आज चल रही है, और अभी एक नहीं बल्कि जैसा अमलेंदु जी ने बताया कि 2 मसले पर सुनवाई होनी है। एक ये कि पूर्ण जमानत मुझे सीबीआई की इस कस्टडी से मिले अरविंद केजरीवाल को, और दूसरी बात यहां की सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी इलीगल है, और ऐसे ही पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की गिरफ्तारी इलीगल है। वो उस केस में अभी मिला है जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, वो पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की, उसमें भी सेक्शन पीएमएलए एक्ट सेक्शन 19 एंड 45 इसके तहत वो इलीगल है। इसके और इसको बेस बनाते हुए अरविंद केजरीवाल को, इस बीच देखिए खबरें आ रही है ईडी मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को, तो यही बातें यहां हो भी रही हैं। और गिरफ्तारी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर और काफी उसमें उन्होंने रूलिंग दी, डायरेक्शंस दिए और काफी बातें कही कि इतनी आसान नहीं होती है ये गिरफ्तारी, इसमें आपके पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि आप इनको गिरफ्तार करना कितना इंपॉर्टेंट, नहीं गिरफ्तार करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट की धारा 19-19 और धारा 45 को अब एक बृहत रूप से, एक बड़े आयाम में उसको समझने परखने की जरूरत है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी बेंच की तरफ भेजा है। अभी 2 जजेस थे उसमें, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, इन दोनों ने इसको बड़ी बेंच की तरफ भेजा है। और बड़ी बेंच में जो 3 बेंच है 3 जजों की, उसमें से एक तो खुद सीजेआई हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उसके अलावा वो चुनेंगे कि और कौन होगा। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ ये देखिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल को यहां पर जमानत मिल चुकी है, और दूसरी तरफ ईडी मामले में यहां देखिए ब्रेकिंग भी चल रही है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे तमाम साथी इस चीज को भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहां चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल का मामला अगर यहां पर मैं और अमलेंदु जी ने लगातार इसको कवर किया है और आपने भी देखा है, तो अगर यहां अरविंद केजरीवाल को देखिए आज सीबीआई इस मामले में कैसे पिछड़ते हुए दिखाई देगी, इसलिए क्योंकि ईडी का मामला इससे ऊपर है, और ईडी के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने यहां अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इसका मतलब है कि सीबीआई भी जमानत दे सकती है। और दूसरा एक प्रेशर और भी है हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम पावर ने अगर किसी मामले में ऑलरेडी जमानत आपको दे दी है तो हाई कोर्ट कैसे रोक सकता है? बिल्कुल, और रोकता भी है तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जब उसी आधार पर दिया जा चुका है तो फिर आप उस पर कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए जिस दिन ये अंतरिम जमानत मिली थी उस दिन ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले मामले में भी जमानत दी जा सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा अपने टीम से कि कम से कम इसको हटा दीजिए, हम लोगों को दिखाइए, या विजुअल जो है वो कम से कम कंसर्न जो बातें हो रही हैं उसी विजुअल को दिखाएं, ये अपनी टीम को जरूर कहूँगा। लेकिन
बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल का मामला क्यों और उसको हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, ये जानना हमारे दर्शकों को भी जरूरी है, क्योंकि इससे ईडी एक्सपोज हो रही है। ईडी किसी को भी जब चाहे उठा के ले जाए और बंद कर दे। आप दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले उठा के लेके चले जाते हैं। जनवरी में 30 या 31 जनवरी को मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, हेमंत सोरेन को आप गिरफ्तार करते हैं। 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं और जेल से छूटते वक्त हेमंत सोरेन को कुछ जमानत मिलती है। उस पर कोर्ट क्या लिखता है? कोर्ट लिखता है कि यह मामला बनता ही नहीं है जिस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। अपने आप में यह केस खारिज है वहां, हालांकि ये कोर्ट में अभी केस चलना है और इस आधार पे कोर्ट में ये केस टिकने वाला नहीं है। जो मैं जहां तक वकीलों से और कानून के जानकारों से पूछ रहा था तो उन लोगों का यही कहना था कि इसके बाद मामला बनता ही नहीं है। इतना हार्ड टिप्पणी करते हुए, ईडी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, तो ये ब्रेकिंग भी कि अब सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का केस पूरा वही देख रहे हैं, लड़ रहे हैं और एक लर्नेड और देश के वरिष्ठतम ही नहीं बल्कि महंगे वकीलों में से एक हैं और टॉप 5 में आते हैं। वो महंगे वकीलों में सबसे महंगे वकील तो आप जानते हैं कि जो सरकार का पक्ष आजकल ले रहे हैं वही हैं साल्वे साहब, हरीश साल्वे। वो है दुनिया के सबसे महंगे वकील, ना माने लेकिन हिंदुस्तान के तो हैं। दूसरे नंबर पर यही आते हैं अपने अभिषेक मनु सिंघवी जी और उनके बाद कपिल सिब्बल जी। तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल में इस मामले में कंपटीशन चलता रहता है, कौन कितना महंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दलीलें इनकी बहुत अच्छी होती हैं और दलीलें अब शुरू हो रही होंगी। अब हमारे साथी अमलेंदु जी बीच बीच में दलीलों की बात करते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो आपने ये कहा कि जिसको लेकर के हेमंत सोरेन के मामले में भी सवाल उठाए गए और केजरीवाल के मामले में लगातार उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई वाले मामले में लगा कि अब ये मामले में शायद जमानत मिल जाएगी तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। तो सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि ये जो एजेंसियां हैं ये मामले की गंभीरता को न देख करके ये कहीं न कहीं किसी से दबाव, राजनीतिक रूप से जो मोटिवेटेड मामला है उस तरह से, और ये जो इन एजेंसियों पर, सरकारी एजेंसियों पर जो आरोप लग रहे हैं वो एक तरह से पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब देखिए सुनवाई शुरू हो गई है और इस पे अभिषेक मनु सिंघवी, उसमें हम ऊपर ब्रेकिंग न्यूज में राइट साइड में आप देख रहे होंगे, उस पे लगातार लिख भी रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सिंघवी अपनी दलील यहाँ पेश कर रहे हैं और यहाँ 2 बातें जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से पूरी न्यूज रूम की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। हम समीर आत्मज जी इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो बात रख रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, यहाँ 2 मामलों पर दलीलें दे रहे हैं। पहली बात कि ये गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तारी ही जायज नहीं है, यानी अवैध है, गैर कानूनी है उनकी गिरफ्तारी, ये मामला है। और दूसरा मामला है कि हमें पूर्ण जमानत मिलनी चाहिए। ये दोनों मामला, और दोनों मामलों में यहां पर कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ और चल रहा है वो सब बीच बीच में हमारे साथी अमलेंदु जी बताते रहेंगे। कुछ अपडेट अगर है जी, अब अपडेट ये कि वो अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई मटेरियल नहीं था गिरफ्तार करने का, चूंकि जो पीएमएल एक्ट की धारा 45 है उसके तहत ये कोई केस बनता नहीं है। तो चूंकि ईडी के मामले में केस कमज़ोर है और मेरे पक्ष में 3 ऑर्डर्स पहले, रिलीज ऑर्डर्स पहले से ही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत दे दी है ईडी के मामले में। तो इसलिए ताकि ये गिरफ्तारी बनी रहे तो इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं है। बात है कि उनको लगा कि यही दलील ये अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं हाई कोर्ट में कि ईडी मामले में जब लगा कि इस पर जमानत मिल सकती है तो सीबीआई आ गई कि किसी भी तरीके से जेल के भीतर रखना है। तो ये अपने आप में ये जो कह लें कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठ ही रहा है। और अगर ईडी के साथ साथ सीबीआई और उसके अलावा इनका नाम एनआईए में भी घसीटा जा रहा है, तो एनआईए का मामला दूसरा है, वो पुन्नू वाला मामला, हत्याकांड वाला मामला है, उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है अमेरिका और कनाडा से। लेकिन सरकार का जो पक्ष है, इन्वेस्टिगेशन पक्ष, वो चाहता है कि
किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा जाए, जेल के अंदर रखा जाए। आप जानते हैं इसके पीछे पॉलिटिकल कारण बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसका अनुमान हम आप जैसे पत्रकार लगा ही सकते हैं, कानून के जानकार भी लगाते हैं, क्योंकि फरवरी महीने में अगले साल 2025 की फरवरी शुरुआत में चुनाव है दिल्ली में, और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को अस्त व्यस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये रणनीति हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए ये बात यहां पर कहीं ना कहीं पुष्ट होते हुए दिखाई भी देती है कि आप ईडी के मामले में आप गिरफ्तार करते हैं, ईडी से जमानत मिलती है, आप सीबीआई से गिरफ्तारी करवा देते हैं। अब क्या अगर सीबीआई से जमानत मिल जाती है तो क्या आप फिर एनआईए के चक्कर में फंसाएंगे? आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान का पहला केस है जब पार्टी को ही यहां पर मुजरिम बना दिया गया हो। यह हिंदुस्तान का पहला केस है, तो बहुत मजेदार है। जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये नेता जो बहुत पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, संजय सिंह, ये सारे लोग तो उसमें अभियुक्त हैं ही। पूरी की पूरी पार्टी को भी उसमें एक अभियुक्त बनाया गया है। और सही बात है कि इस तरह का शायद ही कहीं मामला आया हो कि एक पूरी राजनीतिक पार्टी जो कि सरकार है, दो राज्यों में उसकी सरकार चल रही है, उसके कई राज्यसभा लोकसभा सांसद हैं, उसको जो है पूरी तरह से ये एक घोटाले में उसको अभियुक्त बना दिया गया है। जी, सिंघवी ने दलील दी है कि केजरीवाल को पीएमएलए में नियमित जमानत मिल गई है और इस पर रोक लगा दी गई है और इसका फैसला उसी अदालत में होगा। रोक से स्पष्ट है कि इसका निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जाएगा। अंतिम जमानत भी उनको मिल गई है। यह बाद में सोची समझी इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। कृपया 5 तारीखें नोट कर लें। वो तारीखें अपनी गिना रहे हैं कि किन तारीखों को क्या क्या हुआ है। जी, यानी वो पूरी इसकी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। जज के सामने अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कि उनको क्यों जमानत मिलनी चाहिए। अब ये देखना है कि अब उसको जज को कैसा इन दलीलों में कितनी मजबूती दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ही यहाँ चुस्त दुरुस्त वे में वो रख रहे हैं, और उसमें कि कैसे एक बिल्कुल सिक्योर्ड वे में इनको गिरफ्तार किया जाता है, कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाता है, और कैसे अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें इनको अभी जमानत मिल गई है। एक नहीं बल्कि 2 बार जमानत मिलती है। एक बार चुनाव के समय जमानत मिलती है, दूसरी बार अभी जमानत मिली हुई है, और अब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। उसमें पूरी दलीलें चल रही हैं, और दलीलों में और भी आगे सिंघवी बता रहे हैं कि 17 अगस्त 2022 को 2 साल पहले सीबीआई की एक एफआईआर है। उस एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। 14 अप्रैल 2023 को मुझे गवाह के रूप में समन प्राप्त हुआ। एफआईआर के ठीक 1 साल से भी कम समय के बाद मैं समन के 2 दिन बाद ही 16 अप्रैल को सीबीआई के सामने उपस्थित होता हूं। ये अभी उन्होंने दलील रखी है। तो ये जो उनकी क्रोनोलॉजी देख करके जो दलील रख रहे हैं कि कब एफआईआर होती है, कब उनको गिरफ्तारी का सम्मन भेजा जाता है, कब गिरफ्तार किया जाता है, अगर इनकी टाइमिंग को भी देखा जाए तो ये जैसे अभी आप बता रहे हैं कि फरवरी 25 में जो है अगले साल दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हैं, ये सारे भी किन्हीं न किन्हीं चुनाव से, खासतौर से लोकसभा के चुनाव से मेल खाते हुए दिखाई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 16 तारीख को 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है, और 21 तारीख को आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसको क्या माना जाए? और जो बात यहाँ अमलेंदु जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये खुद इससे पहले यही था ना, वो कह रहे हैं कि अगस्त में जो है 17 अगस्त 2022 को मुझको 2 साल बाद, मतलब पहले जो है वो सीबीआई की एफआईआर होती है, लेकिन मेरा उसमें नाम नहीं है। और 14 अप्रैल को एडमिट मुझे समन मिलता है, मैं उसी मतलब एक एफआईआर होने के ठीक 1 साल के अंदर, और मैं जो हूँ 16/4/2023 को मतलब समन मिलने के 2 दिन बाद ही सीबीआई के सामने उपस्थित हो जाता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि मैं खुद से पूछता हूं कि आखिर हो क्या रहा है कि 8 महीने बाद अप्रैल 2023 में, और 240 दिन हो गए, सीबीआई ने मुझको गिरफ्तार करने का नहीं सोचा। 3 महीने पहले 2024 में 21 मार्च को एग्जैक्टली 11 महीने बाद जो है, और जब रिकॉर्डिंग होती है 9 घंटे की, और जब लागू हो जाती है आचार संहिता, मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, जब उसके पहले जब उनको सम्मन भेजा जा रहा था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कई बार मीडिया के सामने भी ये बात कही थी कि उनको किस लिए भेजा जा रहा है, किस तौर पर बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, या फिर चीफ मिनिस्टर के तौर पर। इसका कोई जवाब नहीं दिया था, ना ईडी ने ना सीबीआई। नहीं, उस समय कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि देखिए 2024 है, 2022 का केस है, 2022 से लेकर
2023 तक, और उसमें मंगूटा रेड्डी का नाम बार बार आता रहा, 2023 तक जुलाई तक मुझे जहां तक ध्यान है तब तक इनका नाम नहीं आता है। उसके बाद वन फाइन डे जब ये साहब जो हैं ये सरकारी गवाह बन जाते हैं, उसके बाद इनका नाम आ जाता है अरविंद केजरीवाल का, फिर भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, पूछताछ नहीं होती है, समन भेजा जाता है, समन का जवाब देते हैं और ये मामले ईडी के चल रहे हैं। और पैरेलली सीबीआई का मामला शुरू होता है। सीबीआई के मामले में भी वो बता रहे हैं कि 8 महीने तक आप हमसे कोई पूछताछ नहीं करते, कभी कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं। और अब जबकि ईडी के मामले में मुझे जमानत मिलती है, तब आप मुझे गिरफ्तार करते हैं। तो वो तो एक बच्चा भी कहेगा कि ये कहीं ना कहीं आप जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं और जानबूझकर ये पूरा का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का। ये सब कुछ है, ओपन है समीर जी, बिल्कुल ओपन है। बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की कि ये इतना आसान नहीं है। जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो सेक्शन 19 जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, उसके लिए प्रॉपर कारण होना चाहिए और ये होना चाहिए कि अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन तो थी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और गिरफ्तारी का सीधा सीधा या तो साफ ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ जानबूझकर किया जा रहा है। आप ईडी के मामले में इनको जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। अब सबसे बड़ी चीज है, अमलेंदु जी आप भी ध्यान देंगे, और हम लोगों ने काफी इस पूरे मसले को और एक एक अभी जैसे ये देख ही रहे हैं, एक एक मामला जो वहां पर कैसे दलीलें दी जा रही हैं, हम स्क्रीन पे भी लिख रहे हैं लगातार, जो दलीलें चल रही हैं इनको हम लोगों ने पहुंचाया है अपने दर्शकों तक। और वहां मजेदार है कि अब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर है, उसने जमानत दे दी है ईडी के मामले में। सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है, ये देखना दिलचस्प है यहाँ पे। अब वो मजबूत दलीलों के सामने जो सुप्रीम हाई कोर्ट का ये उसका आदेश या निर्देश जो भी होता है, उसकी जो रूलिंग होती है, उसमें ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के उस जब अंतरिम जमानत दी थी तभी से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हाँ सीबीआई मामला इतना मजबूत नहीं है, वो तो और कमज़ोर है, ईडी वाले मामले की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है। तो इसमें पूरी संभावना जताई जा रही है कि केजरीवाल को मिलेगी ज़मानत। अब ये देखने वाली बात है कि ज़मानत मिलती है और उनकी रिहाई का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल ये लगता है, साफ लगता है कि हाईकोर्ट में जो आज सुनवाई हो रही है, हाईकोर्ट में सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ईडी के उसमें उनके 2 सेक्शन को रेफर करते हुए और अंतरिम जमानत दे दी है। अब हाईकोर्ट क्या करता है, ये जितनी बहस चल रही है, जितनी दलीलें चल रही हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इन दलीलों में वही बातें आ रही हैं जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो दलीलें इन्होंने दी थी, और वहां पर भी यही था कि मेरी गिरफ्तारी यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और पूर्ण जमानत मिलनी चाहिए। यहां पर भी वही है कि सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो गैर कानूनी है और पूर्ण जमानत मिलनी चाहिए। इन दोनों मामले पे अभी सुनवाई चल रही है। क्या कुछ आगे है? जी सिंघवी कहने हैं कि जब तक मैं ईडी की गिरफ्त में था तब तक सीबीआई को कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही मुझको जमानत मिलती है और यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो फिर मुझको सीबीआई आकर के गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि इसके पीछे वो कहने, मैं ये नहीं कह रहा कि सीबीआई के मन एकदम से बदल गया, इसके पीछे जो लोग हैं उनका दिमाग एकदम से बदला कि कैसे गिरफ्तार रखना, यानी कि सीधी सीधे वो पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। इशारा बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये गिरफ्तारियां हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं, उनकी दलीलों का ये मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है। एक बात और भी है, जैसे उसका हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया, तो इसके जरिए ये भी था कि कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी इन चीज़ों से कोई ऐसा नहीं कि फुल प्रूफ है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ा मैसेज था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर दबाव बनाने का, और जिस तरह से तमाम कार्रवाइयां की गई थी कि कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया गया था, ये सारा दबाव लेकिन इलेक्शन में काम आया नहीं। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि पब्लिक ने भी समझ लिया, जो अभी आप कह रहे थे कि बच्चा भी समझ जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या राजनीति हो सकती है। तो अब इन एजेंसियों पर कितना बड़ा दबाव रहेगा, जबकि अब पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है, बैसाखी पार्टी की सरकार है। क्या लगता है? देखिए, चूंकि अभी भी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, जिनकी तैनाती हुई है, वो सब इसी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है दबाव नहीं, वो मिलकर के काम हो रहा है और वो सिर्फ दबाव का ही मसला नहीं है। तो ये तो दबाव रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कम होगा, इसको समझा सकता है। लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जून के आखिर में सीबीआई आती है और कहती है कि मैंने आपको 2 साल में कभी नहीं बुलाया, सीबीआई एफआईआर होने के बाद, लेकिन अब मुझे आपकी आवश्यकता है, चूँकि
सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीज कर दिया है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि डेट्स देखिए वो पूरे संदर्भ में कि, और ये कॉमन सेंस की बात है कि ये डेट्स जो है ये साफ बता रही हैं कि किस तरीके से मेरी गिरफ्तारी सुनिश्चित रखने के लिए सीबीआई आकर मुझको गिरफ्तार करती है। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं एक ही ऐसी स्थिति में वापस आ गया हूँ, क्योंकि ये गिरफ्तारी है, जो लोग चाहते हैं इसे चाहते हैं, चाहे वह किसी तरह से भी हो, मैं सलाखों के पीछे रहूँ। तो जून में अचानक इस शख्स से पूछताछ करना और हिरासत में लिया जाना बेहद जरूरी है। एकदम से सीबीआई को ये ख्याल आता है, ये मतलब वो इस पॉलिटिकल मोटिव्स जो उसके पीछे वो सवाल उठा रहे हैं। मतलब साफ साफ सीबीआई अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलील दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 2 साल तक सीबीआई कान में तेल डाल के सोई रही। उसके बाद आप 2 साल के बाद जब मुझे जमानत मिल जाती है जून के महीने में, तब आप आते हैं हमको मुझे गिरफ्तार करते हैं। इसको क्या माना जाए? सीधे शब्दों में यही दलील है कि भाई आप मुझे जून में 2 साल बाद गिरफ्तार कर रहे हैं, आखिर क्यों? आप जब भी मुझे आपने बुलाया, बीच में बुलाया सीबीआई ने, जाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी हाजिरी लगाई है, तो अब अचानक गिरफ्तार करने के पीछे क्या माना जाए? और उस केस में जिसमें ईडी वाले मामले में मुझे जमानत मिल गई है, उसके बाद आप एक्टिव मोड में आते हैं, उसके बाद आप मुझे गिरफ्तार करते हैं, तो ये तो साफ कोई भी बच्चा भी देखेगा तो यही कहेगा कि जानबूझकर किया गया है। ये थ्योरी क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। अब वही जो अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें दे रहे हैं, आपको याद होगा सीए एनआरसी के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह का एक बात उनकी बड़ी प्रचलित हुई थी कि क्रोनोलॉजी समझिए। वही अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और इलेक्शंस की टाइमिंग को देखते हुए ये कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे उस पर उनको सम्मन भेजा जाता है और किस तरह से फिर उनकी ठीक पहले उसकी गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की जाती है। तो जो जिस तरह की दलीलें ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देख रहे थे, और जाहिर सी बात है कि वकील वही हैं, यही हाई कोर्ट में ये दलीलें दे रहे हैं। अब इसका असर मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि हाई कोर्ट के पास कोई कारण नहीं होगा कि उनको जमानत इस पर न। बहुत महत्वपूर्ण बात अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, आपके पास भी जानकारी होगी। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, और मुझे कोई एप्लीकेशन कोई कॉपी नहीं दी गई और न ही कभी कस्टडी में लेने से पहले। होता है ना कि आप मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो कुछ तो बताएंगे आप कि किस बिना पे, किस आधार पर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप गिरफ्तारी को लेकर कोई भी जानकारी मुझे एप्लीकेशन के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में आप मुझे नहीं दे रहे हैं। कोई नोटिस मुझे नहीं दिया गया है, ऑर्डर पास कर दिया गया और वो भी बाद में मैं सुनता हूँ। इसके अलावा तब यहाँ कोर्ट इंटरप्ट करके कोर्ट का पूछना होता है, कोर्ट में जज महोदया पूछती हैं, इज देयर नो फॉर्मल अरेस्ट इन सीबीआई? हाँ, कि क्या यहाँ पर कोई फॉर्मल सीबीआई ने फॉर्मली गिरफ्तार किया है, कोई फॉर्मल जो तरीका होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ है ऐसा, लेकिन सब्सिक्वेंटली हुआ है, धीरे धीरे किया गया है और बहुत चालाकी से किया गया है। और इसको अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूं। अब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सीक्वेंस वाइज बताता हूं कि कैसे किया गया। अब अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर अपनी दलीलों में बता रहे हैं कि सीबीआई ने इसको कैसे सब्सिक्वेंटली सीक्वेंस वाइज अब बता रहे हैं कि कैसे किया गया। कोर्ट में ये बात, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने रखी है कि मुझे गिरफ्तार करते हैं, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, और मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करने आते हैं तो कुछ आधार होना चाहिए। आपने वो आधार नहीं बताया, आपने कोई लिखित इंफॉर्मेशन नहीं दी और आप आकर गिरफ्तार कर लेते हैं वन फाइन डे। तो मैं क्या टेररिस्ट हूं? मैं क्या करने जा रहा था? और उस पर कोर्ट यहां पर इंटरप्ट करती है, कोर्ट की जज साहिबा, और वो कह रही हैं कि क्या इनका फॉर्मल वो था गिरफ्तारी थी। वही सुप्रीम कोर्ट में भी यही बातें आई जो पीएमएलए। इस बीच उन्होंने एक दलील और भी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझको जमानत दी, इंटरिम बेल दी, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं गवाहों को धमका सकता हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने मुझको जो वायदा किया, मुझे समय दिया कि आप जेल में उपस्थित हो जाएंगे, मैं जेल में उपस्थित हो गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे चरित्र को लेकर के एक तरीके से कि मेरा जो है उस पर कोई आपत्ति नहीं की मुझको जब इंटरिम बेल दी। तो क्या मैं आतंकवादी हूँ जो इस तरीके मेरे साथ बर्ताव किया रहा? फिर वो बता रहे हैं कि वो जो संविधान की अनुच्छेद 31 है उसके तहत पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं पहले से ईडी की हिरासत में हूं, और जब मैं ईडी की हिरासत में हूं तो अगस्त के लगभग 2 साल बाद पूछताछ के 1 साल के बाद सीआरपीसी की धारा 41 के संदर्भ में
सीबीआई आकर के मुझसे पूछताछ के लिए आप आवेदन करती है, गिरफ्तार फिर कर दी। सीधे बिल्कुल वो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का भी, बाकी और सारी प्रक्रियाओं का तो उल्लंघन हो ही रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया है सीबीआई ने जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है। और यही दलीलें, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़े शब्दों में ये कहा था कि क्यों पीएमएलए एक्ट की जो सेक्शन 19 है उसके तहत आप इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए और आप ग्राउंड होने चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिंघवी ने कही है कि ट्रायल कोर्ट ने जो था मुझको रेगुलर बेल पीएमएलए एक्ट में दी 4 दिन पहले, और उसके तुरंत बाद जो है मतलब ये इस देश के अंदर हो रहा है कि 3 दिन पहले ही पाकिस्तान में हुआ और हर कोई इसको ख्वाब में पड़ रहा है कि इमरान खान को जमानत मिलती है और फिर उनको दूसरे केस में तुरंत जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो सिंह भी कह रहे हैं कि ऐसा इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे देश में इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इमरान खान का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो पहले रिहा होते हैं, फिर उनको 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपना देश जो है वो बड़ा है, गर्व है मुझे इस देश पे। ये सब बातें कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के वकील, और कह रहे हैं कि मुझे 4 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत नियमित जमानत दे दी थी और इसलिए जमानत दी थी क्योंकि मुझे इस देश पे गर्व है। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये तो बिल्कुल उसी ढंग से है जैसा इमरान खान के साथ हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के थोड़ा घुमा के सही, लेकिन हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश की जुडिशरी किस दिशा में जा रही है, उसका यहाँ एक इमरान खान यानी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी दलील को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब मुझे मेरे देश पे गर्व है और इसको वो देश मत बनाइए। जी, जिन कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के हम लोग गर्व करते हैं, तो और जिसको लेकर के हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है देश और दुनिया में पाकिस्तान, उस तरह की अगर स्थितियां यहां भी आएंगी तो निश्चित तौर पर जो ये जुडिशियल प्रोसेस है इससे लोगों का विश्वास उठने लगेगा। नहीं, बिल्कुल उठने लगेगा। और फिर पाकिस्तान का उदाहरण अगर यहाँ अदालतों में दिया जाने लगे समीर जी, तो ये बहुत गंभीर हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। हाँ, कल हम लोग कार्यक्रम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से हो रहा था। अदालतों में अगर ये दिया जाने लगे, और निश्चित तौर पर मतलब पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेमी हैं, हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा है। इनको हर समय पाकिस्तान का वीज़ा और पासपोर्ट इनकी जेब में रखा रहता है। किसी को भी पकड़ा देते हैं तो उनकी पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन ये खुद पाकिस्तान के चूंकि समर्थक रहे हैं, तो ये बहुत सी पाकिस्तान से चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से जुडिशरी का हश्र हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है, वही चीज़ें अब यहाँ हो रही हैं समीर जी। तो यही हवाला जो है वो दे रहे हैं। फिर वो सिंघवी कहते हैं कि आवेदन को कोर्ट द्वारा उसी दिन अनुमति दी जाती है। मतलब जो ट्रायल कोर्ट के सामने सीबीआई का आवेदन गया जांच पूछताछ करने का, उसके बारे में बता रहे हैं कि उस दिन दे दी जाती है, मुझे कोई बिना सूचना दिए या बिना मेरी कोई बात सुने बिना। यानी मुझे आपने कोई सूचना दी थी, नहीं दी, ट्रायल कोर्ट ने भी मुझको कुछ नहीं बताया और बिना मुझे सुने हुए उसको अनुमति दे दी। तो ये कोई डाकघर प्रणाली नहीं है। मुझसे पूछताछ करने के बाद अगले दिन एक और आवेदन दिया जाता है कि कृपया गिरफ्तारी की अनुमति दें। और हैरानी की बात यह है कि आवेदन में ही धारा 160 का जिक्र है। अब अचानक वह आरोपी कैसे बन गया, कैसे, क्या, कब, कुछ नहीं पता। यानी अभी तक आपको नहीं मालूम था, लेकिन आज जब गिरफ्तारी की आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, उसमें आप मुझको आरोपी बना दे रहे हैं। तो ये आपने आरोपी कब बना दिया, कुछ नहीं पता है। जी, तो ये इस पूरा जो ये वही अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें ये अपनी स्क्रीन पर चल रही हैं लगातार, जो कुछ भी वो कोर्ट में बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, तो उनकी जमानत पर ये सुनवाई चल रही है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं। बातें आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में, और ये जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई के जरिए जो गिरफ्तारी हुई है उस पर यहाँ दलील दी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी तरफ से, और वो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि हम उस देश में नहीं हैं जहां 3 दिन पहले इमरान खान को रिहा किया जाता है, उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस देश में हैं जहां पर कहीं ना कहीं कानून का पर लोगों का भरोसा है, कानून पर लोगों का भरोसा है। ये बातें यहां कहते हुए तमाम बातें हम लोग रख चुके हैं। गिरफ्तारी की मांग का एक कारण यह है कि किसी भी ट्रायल कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये सारी बातें यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का मामला अभी बहुत गंभीर होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है।
रहा है समीर जी, और उसमें सबसे बड़ी बात कि यहाँ ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला बार बार जा रहा है। आप देखिए, पहले राउज एवेन्यू मतलब पहले इनकी गिरफ्तारी होती है, वो मामला चल रहा है, जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, वो मामला चल रहा है, फिर गिरफ्तारी ही अवैध है, गैर कानूनी है, वो मामला चल रहा है, और आज फिर से सीबीआई की ईडी में भी एक केस, अब सीबीआई में भी एक केस, और केस जो है वो एक ही है, वो है तथाकथित शराब घोटाला दिल्ली में, और उसमें अरविंद केजरीवाल 2 अलग अलग जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। एक जांच एजेंसी उन्हें जमानत पर रिहा कर देती है, वो है ईडी, और वहां अभी वो मामला अब उच्चतम मतलब अपर बेंच को जा चुका है। और दूसरी तरफ जो है महत्वपूर्ण बात कि अब यहां से आगे जो दलीलें चल रही हैं वो बहुत शानदार दलीलें चल रही हैं लगातार। हमारे अमरेंदु जी के पास अब सिंह जी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की मांग का एक ही कारण है, और वो भी किसी ट्रायल कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि जो जज साहब बैठे हुए उनसे कहते हैं कि आप भी ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहिए? ट्रायल कोर्ट का केवल एक ही कारण है जिसके आधार पर वो दे सकता है, जमानत दे सकता है, मतलब गिरफ्तारी की इजाजत दे सकता है, वो ये है कि आरोपी जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है, जबकि मेरे मामले में इस तरीके का नहीं है। उसमें जो जब उनको यही दलील है उनकी कि जब बुलाया गया वो पहुंच गए सीबीआई के सामने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको जमानत एक गिरफ्तार ही क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गिरफ्तार करने के बाद जो जमानत पाना उनका अपना हक है, और जो प्रक्रियाओं पर जो सवाल उठा रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि प्रक्रिया जो अपनाई गई वही। अब सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना के आदेश का एक हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मामले में जस्टिस खन्ना के आदेश में बहुत दिलचस्प वाक्य है कि पूछताछ अपने आप में गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती। यह एक उल्लेखनीय मामला है, ऐसा नहीं है कि आप आंखों पे पट्टी बांध लें और गिरफ्तारी होने दें। यानी कि वो सीधे सीधे ट्रायल कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने बिना मुझको सुने हुए और सिर्फ के पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति कैसे दी थी। यही कि उसमें न्यायिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया कि हमसे पूछा तक नहीं कि आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको हम जमानत नहीं दे रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, और लगातार चर्चा चल रही है। देखिए, चर्चा नहीं बल्कि बहस चल रही है, और उस बहस में अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। क्या आपके आधिपत्य कह सकते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये थोड़ा ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ कहा यही जा रहा है कि मिलॉर्ड, क्या ये अचानक आप किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं बिना कुछ बताए हुए? गिरफ्तारी का एक आधार है, इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है इस देश में कि किसी भी नागरिक को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कारण बताना पड़ेगा एजेंसी को कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात यहाँ पर, और कोर्ट ने पूछा भी है कि क्या बिना कारण के, बिना पूर्व सूचना के सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं, और उसमें बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में यहाँ ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी से जमानत मिलती है, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पक्ष यहाँ समीर जी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, और भी शायद आगे मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट वाला ग्राउंड भी है, क्योंकि वो गिरफ्तारी भी इसी से संबंधित थी और ऐसी ही थी। जी बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो एप्लीकेशन दी वो ये दी कि कृपया मुझे उसे गिरफ्तार करने की अनुमति दें, यानी कि सीबीआई ने एप्लीकेशन दी ट्रायल कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति दें। वो कह रहे हैं कि ये कैसी एप्लीकेशन है? इसका मतलब है कि आपको गिरफ्तारी का पूर्व अग्रिम प्रमाणीकरण देने के लिए कहा जाता है। मैंने इस प्रकार का एप्लीकेशन कभी नहीं देखा है। फिर यह दिखाने का एक भी प्रयास नहीं किया गया कि आप किस धारा के तहत गिरफ्तारी करना चाहते हैं। यानी जो आपने ट्रायल कोर्ट के सामने गिरफ्तारी का मांगा, आपने अनुमति मांगी, उसमें आपने नहीं बताया कि आप किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं। तो और ये कह रहे हैं कि एक भी कारण नहीं बताया गया, और उसी दिन बिना मुझे सूचना दिए या बिना मुझे सुने हुए इसकी अनुमति दे दी गई। ट्रायल कोर्ट ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। बिल्कुल, कि आप किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं, धारा का यही मतलब है कि आप किस अपराध के अंतर्गत हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि राजीव जी की ये मजबूत दलील है, बिल्कुल है, और सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर ईडी के मामले में जमानत अरविंद केजरीवाल को दे चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अभी
देखने पर यही साफ तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि अंतरिम जमानत दे चुका है, ग्राउंड वही है, मामला वही है, केस वही है, तो इस आधार पर अरविंद केजरीवाल का पक्ष जो है वो काफी मजबूत दिखाई बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। लगातार दलीलें चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद सीबीआई के वकील अपनी बात रखेंगे, लेकिन लगातार अभिषेक मनु सिंह भी जो अपनी बात रख रहे हैं उनमें अलग अलग दलीलें और सीक्वेंस वाइज जो उन्होंने बताया है कि कैसे सीबीआई ने इसको क्रमवार ढंग से वो बता रहे हैं कि कैसे सीबीआई ने बिना बताए हुए गिरफ्तार किया और उसके बाद वो आधार बना रहा है, और उस आधार के तहत अब जबकि पहले पूर्ण जमानत मिलती है ट्रायल कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। देखिए, जमानत मिलने के बाद गिरफ्तारी और सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी, ये कौन कर रहा है, कौन बता रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, ये भी बाद में शायद पूछा जाएगा कोर्ट से। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा जो कड़ी टिप्पणियां की, तो लग रहा है कि ये सवाल वहां पर आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल टेररिस्ट नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को पसंद करें ना करें, उनकी पार्टी को पसंद करें ना करें, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप ये तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी टेररिस्ट है, ये आदमी गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है, या ये आदमी एक मतलब नॉर्मल आदमी है, सामान्य आदमी है। ये तो समझना होगा। इस देश के नागरिक, भारत में ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, ये भारत में अगर हैं, इस देश में आप हैं, तो यहां आपको कम से कम अपने संविधान पर भरोसा दिलाने का भी काम कोर्ट को भी करना होगा, जांच एजेंसियों को भी करना होगा, सरकारों को भी करना होगा कि हाँ, यहां के नागरिक जो हैं, आप जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ है, उस संविधान पर भरोसा करते हैं, उस संविधान के तहत सरकारें काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन कर रही हैं। ये नियम कायदे पालन करने का ठेका सिर्फ हम आप जैसे लोग जो हैं, जनता, वही नागरिक यहाँ के वही ले रखी है, और जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है पालन करवाने की, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल उठेंगे, ये सवाल उठेंगे। और जिस तरह से आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मसला उठाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये सारे सवाल भी उठेंगे कि कौन मास्टरमाइंड है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। क्योंकि अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है गिरफ्तार करने का, तो आप फिर भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भी मजेदार है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी यहाँ वहां जबकि सुप्रीम कोर्ट में आया है और रेफर हुआ है तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, यानी चुनाव आयोग यहाँ बीच में, तो अभी चुनाव का मामला भी आएगा। तो अब जब बड़ी बेंच में सेक्शन 19 और सेक्शन 45 के तहत चर्चा होगी, उसके विस्तार और उसके पूरे प्रारूपों पर चर्चा होगी बड़ी बेंच में, तब वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी आएगी। वहां फिर बात आएगी कि कहां क्या गड़बड़ियां हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, 45 करोड़ रुपए ये इन्होंने हवाला के जरिए गोवा भेजा, और वहां अरविंद केजरीवाल 5 स्टार होटल में ठहरे, और वहां का खर्चा है ये मामला यहां आता है। और ये 45 करोड़ रुपए देने वाला कौन है? तो ये शराब व्यापारी है, जिसको इन्होंने ठेके दिए। सीधे शब्दों में बताऊं तो ये कहानी है, छोटी सी कहानी। इसके और भी बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक कहानी। तो ये जब 45 करोड़ रुपए का मामला आता है, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आएगा, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आएगा, तो मंगुटा रेड्डी के पिताजी जो हैं, वो कैसे सांसद बन जाते हैं, ये मामला भी आएगा। कैसे कोई बीजेपी का या सरकारी गवाह बन जाता है, कोई बीआरएस ज्वाइन कर लेता है, तो कोई वहां वाईएसआरसीपी ज्वाइन कर लेता है, कोई चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ये सब क्या खिचड़ी पक रही थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये सब भी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी, संजय सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि उनको भी प्रलोभन दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर ये सारे मामले आएंगे ही। एक सवाल थोड़ा सा हट करके इससे है कि आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी तक का प्राइमा फेसी देख करके यही लग रहा है, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को शायद जमानत आज यहाँ हाई कोर्ट से भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से इंतरिम जमानत मिल गई है, केस जो है रेफर हुआ है लार्जर बेंच में, अगर यहाँ भी मिल जाती है तो फिर ईडी और सीबीआई के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है आपको या नहीं? इनकी गतिविधियां ऐसी ही जारी रहेंगी? सीबीआई के ऊपर प्रभाव पड़ चुका है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 सीटें आई हैं, उस दिन से उनके ऊपर प्रभाव पड़ चुका है, और ये बात ईडी, सीबीआई और तमाम लोगों के जो काम करने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि खुली छूट आप दे रखे हैं। ईडी सीबीआई वाले ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है, उनसे करवाया जा रहा है, और करवाने वाला अगर कमजोर है तो वो करवाने की हिम्मत करने से पहले 4 बार सोचेगा।
वही हो रहा है क्या अमलेंदु जी? बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, और करवाने वाला कमजोर है। 240 पर अटका हुआ है, बैसाखियों पे टिका हुआ है। और कल ही अमित शाह जो थे हरियाणा में कह रहे थे कि हरियाणा में उन्हें बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए। यानी अमित शाह भी स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है उनकी जो सरकार है बैसाखियों पे। बैसाखी वाली सरकार चलाना कितना कठिन काम होता है ये भी वो बताना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत 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 कठिन है। और बैसाखियां भी जो चलायमान है, बैसाखियां भी चलायमान है, खुद उनके अंदर जान है बैसाखियों में। तो जब बैसाखियों को मालूम है कि ये जो खड़ा हुआ है, तामीर जो हुई है, ये उनके बल पे है, तो बैसाखियां कब नीचे से सड़क लेंगी ये भी पता नहीं है। आज ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है, कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, आज जाकर के मुलाकात करेंगे निर्मला सीतारमण से, और हो सकता है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। फिर वो अपनी मांगों का एक बहुत लंबा सा पिटारा लेकर के आए हैं, बहुत लंबा चौड़ा। अमित शाह को भी सौंपा, निर्मला सीतारमण को भी सौंपेंगे। तो यानी एक बैसाखी इस तरह की चल रही है। दूसरी बैसाखी जो नीतीश कुमार वाली, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपको नियम बदलने दो, नियम बदलिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अब ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कमजोर बैसाखियाँ, मतलब बैसाखियाँ मजबूत हैं, और मजबूत बैसाखियों पे कमजोर सरकार टिकी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो कमजोर सरकार किस तरीके से अपनी जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये ईडी सीबीआई इनका किस तरीके से। और एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो ईडी सीबीआई है, इनको भी लग रहा है ना कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी कहाँ जा रही है। हम बार बार कोर्ट में लताड़े जा रहे हैं, कोर्ट हमको जो है इस तरह की बातें कर रहा है कि आप बिना आधार पर किसी को क्यों गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो इनको भी अब लग रहा होगा कि इतना दबाव क्यों सहना। देखिए, अब ये तो किसी को लग रहा नहीं लग रहा है, वो तो पता नहीं क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के अपने अपने हित। नहीं, ये तब लगेगा जब आपने जो ये बात कही ना कि अब सरकार कमजोर स्थिति में है। भाई अब उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ नुकसान कर पाएंगे। नहीं, ये तो है। और आपको याद होगा कि समीर जी, राहुल गांधी का जो आखिरी चरण का चुनाव था लोकसभा का, उससे पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि यही ईडी जब 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी तब ये बताएगा कि ये अविनाशी है। हाँ। तो यानी कि इसका मतलब ईडी और सीबीआई को भी मालूम है कि ये सरकार बदलेगी, तो इन्हीं अधिकारियों से कहा जाएगा आप जाकर के उधर पूछो और किस किसने क्या क्या बदमाशियां की, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये सरकार बदलेगी, ये तय है। सरकार कमजोर है और बैसाखियों में टिकी हुई, ये भी तय है। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर यहाँ भी पड़ेगा निश्चित तौर पर। और वो असर पड़ेगा उसका। और ये इस केस में अगर ये जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाती है, ईडी में तो इंतरिम जमानत मिली चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तब ये इन एजेंसियों के लिए, सीबीआई के लिए भी ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। और इसका सामना करना, इसका जवाब देना, इस पर बात करना, और बार बार कोर्ट में वो लताड़े जा रहे हैं इन सारी चीजों पर। देखिए, यहाँ पे जो बहस चल रही है, जो बातें यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में ही निपटा दिया जाना चाहिए था, ये मामला यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। और अब ये मामला सीबीआई के जरिए, सीबीआई ने जो कुछ किया है उसके जरिए मुझे यहाँ तक लाना पड़ा है, यानी हाई कोर्ट तक आना पड़ा है। और इस मामले में जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था उस समय कि अरविंद केजरीवाल, जब इनको जमानत दी थी तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मामले में उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पूछताछ अपने आप में गिरफ्तारी का आदेश नहीं है, गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। पूछताछ के लिए आप किसी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के लिए आप गिरफ्तार कर लेते हैं कि मुझे इनसे पूछताछ करनी है इसलिए मैं इनको गिरफ्तार करता हूं। वो भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री को। हाँ, वो भी किसी स्टेट नहीं, एक सामान्य, आप मुख्यमंत्री ना भी हो, बिल्कुल, हम आप जैसे लोग भी हों, आपको जानकारी लेनी है, आप घर पे या अपने दफ्तर में बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। अभी राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, ऐसे कई लोगों से पूछताछ होती है। लेकिन आप किस बिना पे, किस आधार पे, किस बेस पे आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं? यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि आप किस बेस पे आते हैं, आप बोलते हैं कि चूंकि ये, अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये कौन सा आधार है कि आप कह रहे हैं कि ये संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था इसलिए मैं गिरफ्तार कर रहा हूं। सीबीआई, इन्होंने जो क्रमवार तरीके से सीक्वेंस वाइज जो बताना शुरू किया है कि सीबीआई ने क्या बताया है कि गिरफ्तारी का आधार क्या है। गिरफ्तारी का आधार यह है कि इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया इसलिए गिरफ्तार कर लिए। आपकी संतुष्टि किसमें होगी? आप जैसा चाहते हैं, आपका पैरामीटर क्या है, यह सवाल तो उठता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा बोल दें तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी वैसा बोल दे इसका मतलब है कि मैं मुजरिम हूं, यह बता दे। या आप ये बताएंगे कि आधार ये है, ये आपके पास पुख्ता सबूत है
इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पुख्ता सबूत नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, टेररिस्ट नहीं हैं। इन तमाम बातों को यहाँ पर रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें दे रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। सीबीआई मामले में आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। जो साथी बाद में जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूरी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, ये दिल्ली में जो शराब घोटाले का मामला है उसमें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, और उस पर आज उनको जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी से जुड़े एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों दिल्ली अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उस मामले को भेज दिया गया है लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे इस पे ये भी चैलेंज किया गया है कि गिरफ्तारी क्यों की गई है, और उसी का, जैसा अभी आप सुन रहे थे कि उसी की बात ये हो रही है कि सीबीआई का कहना है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के वकील जज को बता रहे हैं कि सीबीआई ये कह रही है कि उसको ने संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो ये कोई उसका आधार नहीं हो सकता है, ये केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, क्योंकि संतोषजनक क्या है, संतोषजनक अपने आप में कोई स्पष्ट बात नहीं है। ये तो तब हो सकता है कि आपने सवालों की सूची बनाई हो, उन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया हो और वो सवाल का जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो। दूसरे ये भी कि पूछताछ के लिए किसी को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय इस मामले में सुनवाई चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर ये सुनवाई, और इस पर जैसा कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी इस मामले में, चूंकि मामला वही है, केस वही है, दिल्ली का शराब घोटाला, उसी में ये गिरफ्तारी सीबीआई ने भी की है, तो बहुत कमजोर दलीलें उसके पास हैं, उसके वकील के पास होंगी, और काफ़ी संभावना ये दिखाई जा रही कि अरविंद केजरीवाल को जमानत इस पर मिल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से उस जमानत को, याचिका को खारिज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल में मुझसे 3 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए एक आवेदन दिया और मुझे गिरफ्तार कर दिया। मुझसे मेरे जो सवाल पूछे गए उन सवालों का मैंने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पहले से ही जेल में हूँ। 20 जून को मुझे जमानत मिल गई, 24 जून को मुझसे पूछताछ के लिए आवेदन, 20 जून को जो जमानत मिली है वो ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली, पूर्ण जमानत में, मतलब वो जमानत मिली थी, और परमानेंट जमानत जिसको बोलते हैं बेल, वो दी गई थी। और उसके बाद 25 जून को गिरफ्तार करने के लिए आ गए और मुझे गिरफ्तार करते, 24 जून को मुझसे पूछताछ के लिए आवेदन देते हैं, 25 जून को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में और कुछ ही घंटों में होता है, और उसके बाद धारा 41A का यहाँ जिक्र कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और कहते हैं कि ये धारा कहती है कि जब तक कारण दर्ज न हो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कारण कहां दिया गया है और न्यायिक यहां पर आखिर न्याय जो है वो संविधान या CRPC की धारा के बारे में यहां बात हो रही है, क्योंकि सीबीआई जो है वो उस आधार पर उसने गिरफ्तार किया है। तो वो कारण बताना चाहिए, कारण आपने नहीं बताया। ये आनन फानन में किया गया। 3 घंटे आप तिहाड़ में पूछताछ करते हैं, उसके बाद आप गिरफ्तार कर लेते हैं, आवेदन दे देते हैं कि मैं गिरफ्तार कर रहा हूं, गिरफ्तारी होती है, 3 दिन के लिए मुझे अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसके बाद न्यायिक की हिरासत में आप भेज देते हैं। तो ये सब कुछ जो चल रहा है सिक्वेंस वाइज चल रहा है, और CRPC की धारा 41A का हवाला यहाँ दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। यहाँ राजीव जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दलीलें दी जाती हैं एजेंसीज की तरफ से, आप संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा था इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया, उस पर सवाल उठाया अभिषेक मनु सिंघवी ने, और ये लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है अगर ये आता है इस तरीके का। समीर जी वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए का इन्होंने मुझसे सवाल पूछा और मैंने कह दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो कहेंगे कि नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर, यानी ये संतोषजनक उत्तर नहीं है। तो क्या संतोषजनक उत्तर वह होगा जो ये चाहते हैं मैं अपराध स्वीकार कर लूँ, कह लें कि हाँ हमने लिया है, हमने लिया, तभी सीबीआई संतुष्ट होगी। हाँ, तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें मुझे लगता है पूरा केस इसी पर टिका हुआ है।
हुआ होगा जी हाँ, कि पूरा गिरफ्तारी क्यों की गई है और जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, यही सवाल उठाए जा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से। और बहुत सही कहा अमलेंदु जी ने कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन हो सकता है जमानत देते समय, जो हाई कोर्ट की अगर टिप्पणी आएगी। अभी तो चूंकि सुनवाई चल रही है, दलीलें ही दी जा रही हैं, पेश की जा रही हैं। अभी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, उसके बाद फिर सीबीआई के वकील की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। और इन दलीलों के बाद क्या फैसला करती है दिल्ली हाई कोर्ट की ये पीठ, ये बड़ा इसके बहुत इस मामले में तो ये महत्वपूर्ण है ही, इसके बड़े राजनीतिक मायने भी निकलेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जमानत मिली, दोबारा फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो ये पूरा का पूरा जो सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर रही हैं, केस दर्ज करके गिरफ्तार कर रही हैं, उनके पीछे उनके पास ग्राउंड नहीं है। उनके ग्राउंड्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खारिज हो जा रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगे ही रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट से भी उन आरोपों की पुष्टि हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है कि सरकार, केंद्र में जो भी सरकार रहे, वो इन एजेंसियों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल बिल्कुल वही यहाँ हो रहा है। और यहाँ अब सीबीआई की जो अर्जी है उसको अभिषेक मनु सिंघवी पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की उस सीबीआई ने जो एप्लीकेशन दिए है उसके अनुसार एकमात्र जो संतोषजनक उत्तर जो मैं दे सकता हूं वो ये कि मैंने 100 करोड़ रुपए मतलब 100 करोड़ रुपए की मांग की थी और उनकी संतुष्टि क्या है, अपराध स्वीकार करना। मतलब वो तभी जो मैं पहले कह रहा था कि उनकी अर्जी में ये कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए मैंने रिश्वत ली है और यहाँ अगर वो तभी संतोष उनको आएगा जब मैं ये कहूंगा कि हाँ आप कह रहे हैं वो मैंने अपराध किया है, ये मान लो। क्या अमलेंदु जी यही यहाँ दलील? ये तो कुछ उस तरह की चीजें हैं जैसे कि अब कोर्ट इसीलिए पुलिस का वर्जन जो है वो नहीं मानती है कि वो किस तरह से किसी से अपराध कबूल करवा सकती है। अब इनसे तो पूछताछ करके ही करवा रही है, बाकी पुलिस के दूसरे हथकंडे होते हैं। तो ये चीजें कि अगर वहां पे फिर ये तो यही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों पर भी होगा कि इन्होंने किस तरह से किसी से अपना अपराध कबूलवाया है, अगर कोई कबूल भी कर ले। और अरविंद केजरीवाल क्यों करेंगे, खुद IAS ऑफिसर रहे हैं, उनको भी इन सारे नियमों कानूनों का अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। आरोप लगा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कह रहे हैं कि 25 जून को आवेदन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दिया गया, ठीक है, और उसी दिन इसकी अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया गया और उनकी कृपा से मुझे 6 जुलाई को आवेदन की प्रति मिल गई है। ऐसे चल रहा है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट कैसे चल रहा है उसका नमूना, उसका एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कह रहे हैं कि 25 जून को आवेदन दिया जाता है गिरफ्तार करने के लिए और उसी दिन इसकी अनुमति उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन उसकी कॉपी उनकी कृपा से मुझे 6 जुलाई को मिलती है। 25 जून कहां और 6 जुलाई कहां? ऐसे चल रहा है ट्रायल कोर्ट। ये बात बता रहे हैं साफ साफ यहां हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो जो ट्रायल कोर्ट वर्सेस ट्रायल कोर्ट में ही जो मामला निपटाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में ना निपट के वो मामला अपर कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में आता है, वो दलील भी यहां पेश की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे मामले जो हैं उसको यहां तक खींचा जा रहा है जानबूझ करके। जस्टिस जो होना चाहिए वो जस्टिस नहीं मिल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसी का जिक्र यहां उसी का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी जी पूरा ट्रायल कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस बिल्कुल उठा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि 12 घंटे या उससे कम समय में मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करना कैसे जरूरी हो गया, क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। एप्लीकेशन तो दी जाती है कि गिरफ्तारी की अनुमति दी जाए। यह कानून के लिए अज्ञात है। जज को इसे फेंक देना चाहिए था, क्योंकि यदि आपका आधिपत्य इसकी अनुमति देता है और कहता है कि जाओ और इसे गिरफ्तार करो, तो ये मान्य है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब आपने पूछा भी नहीं कि आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। 12 घंटे में आपको कैसे मालूम पड़ गया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, जबकि 12 घंटे पहले आपको नहीं मालूम था, 2 साल में आपको मालूम नहीं पड़ा और 12 घंटे में आपको मालूम पड़ गया कि इसको गिरफ्तार करना है। और जब गिरफ्तार करना है तब भी आप ये नहीं बता रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों करना है, किस तरह से। और फिर उन्होंने सवाल किया कि मैं एक अतिवादी दृष्टिकोण है मेरा, वो मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने 100 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुझे ये कहेंगे कि ये मुझे तब तक गिरफ्तार रखेंगे जब तक ये मान नहीं लूँ कि मैंने 100 करोड़ लिए?
तो ये सवाल सीबीआई के ऊपर, ये सवाल ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं। अब इसका जवाब देना अब सीबीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी संतुष्टि किस तरह के जवाब में, किस जवाब में है। और जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ये मान ले कि हाँ उन्होंने, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सारे हमने किए हुए हैं, तभी जाहिर सी बात है कि सीबीआई तभी संतुष्ट होगी। तो ये संतुष्टि वाला सवाल अपने आप में इस मामले में बहुत बड़ा बन गया है कि एजेंसियों को आप संतुष्ट करिए अपने जवाब से, नहीं तो आपको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार रखे रहेंगे जब तक आप संतुष्ट, सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर देते हैं, एजेंसी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत लेकिन यहाँ पर सीधा जजेज को भी, ट्रायल कोर्ट के जज के बारे में और उस पर हमला बोलते हुए अभिषेक मनु सिंघवी बहुत ही हमलावर नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील में और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई अदालत अनजाने में भी कह दे कि आप जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें तो वो गिरफ्तारी अपने आप में क्या वैध है? अनजाने में भी आपने कह दिया, आपने नहीं सुना, नहीं समझा, लेकिन आपने कह दिया, लेकिन क्या और गिरफ्तार कर लिया। गलती हो गई, मान लिया कि जज ने गलती कर दी, अनजाने में कह दिया कि ठीक है जाओ गिरफ्तार कर लो, लेकिन क्या जज के कहने मात्र से वो गिरफ्तारी वैध है, लीगल है? और यहां इलीगल और लीगल की दलीलें जो पेश की जा रही हैं, उसी में ये सबसे बड़ी बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के द्वारा की गई गिरफ्तारी लीगल है। और उसका आधार यहां बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वो साफ साफ बता रहे हैं आधार कि आप जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो अवैध है, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है, ये बताया जा रहा है। वो गैर कानूनी है और वही उस पर बार सवाल उठ रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार ये कर रहे हैं कि इसको कैसे, किन तर्कों से सीबीआई खारिज करेगी, संतुष्टि उसकी किस बात पर होगी। कह रहे हैं ये कि क्या बताएं, इस न्यायाधीश ने मुझे बिना नोटिस दिए आवेदन स्वीकार कर लिया, यदि इसकी अनुमति है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों आदि का उपयोग क्या है। जब सुप्रीम, आप बिना नोटिस दिए हुए आप मुझे मतलब दिए गए आवेदन स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में आप मुझे गिरफ्तार करवा देते हैं, ये सीधा सीधा वहां के जज के ऊपर हमला कर रहे हैं, यानी ट्रायल कोर्ट के जज के ऊपर हमला है अमलेंदु जी ये, और सीधा हमला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां हो रही है कि अगर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये कोई बात होती है? मतलब ये सब कुछ यहां पर एक फ्रेम जो है, और हम लोगों ने देखा था अमलेंदु जी, याद कीजिए कि जब ऐसे ही कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी इलीगल है, उसमें भी जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी बहुत महत्वपूर्ण दलीलें थी और उन दलीलों के आधार पर साफ देखा जा सकता था उस समय भी और अभी भी लग रहा है कि इन्होंने पूरी तैयारी, अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी टीम तैयारी करती भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां भी साफ साफ सीधा हमला। आप सोचिए कि इतनी हिम्मत बहुत कम वकील करते हैं कि सीधा हमला जज पे करें और सीधा हमला लोअर कोर्ट के जज पे कर रहे हैं कि आपने किस आधार पे, आप अगर आंख मूंद करके किसी के एप्लीकेशन पर साइन कर दिया आपने कि जाओ उसको गिरफ्तार कर लो, तो क्या उसकी गिरफ्तारी वैध है? हाँ, मतलब क्या उसको खुद को अपने दिमाग से नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रही है, क्या ग्राउंड बताएगी कोर्ट में? भले ही कोर्ट ने कह दिया है कि आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गंभीर बात यह है जो उसकी पूरी ट्रायल कोर्ट की जो फंक्शनिंग, उसकी कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठा रहे हैं कि उसको आदेश कब जा रहा है और उसकी कॉपी जो क्लाइंट है जिसको मिलनी चाहिए उसको कब मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इससे पूरी की पूरी जो लोअर जुडिशरी है वो कटघरे में खड़ी हो रही है। उन्होंने 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच इंग्लैंड के स्टार चैम्बर्स का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इंग्लैंड के स्टार चैम्बर्स जो उसके कोर्ट होते थे उसका उदाहरण देते हुए, इंग्लैंड के कोर्ट का उदाहरण देते हुए 15 to 17th सेंचुरी का उदाहरण देते हुए कहा है कि उन स्टार चैम्बर्स में, उन कोर्ट्स में आप केवल यही जवाब दे सकते थे कि हाँ मैंने अपराध किया है। वहां सिर्फ यही होता था, अपराध स्वीकार करना। और अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपराध किया है या नहीं किया है, या किसी ने यह उत्तर दिया कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, तब भी उसे फांसी की सजा होती थी। यानी आप किसी भी रूप में पकड़ लिए गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि मैं अपराधी हूं।
और उसके बाद भी आपको फांसी की सजा होगी। आपने कहा नहीं मैंने अपराध नहीं किया, तब भी फांसी की सजा होगी। आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध लिया, तब भी फांसी की सजा होगी। तो यही अभिषेक मनु सिंघवी यहां पूछ रहे हैं, क्या हम उस जमाने में जी रहे हैं? क्या ये देश इंग्लैंड का वो 15वीं से 17वीं शताब्दी का देश है जहां आपको अपना अपराध स्वीकार करना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है? कोई चारा नहीं है, ये कानून का शासन है, यहाँ ये चीज संभव नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी भी वही बात कह रहे हैं कि सीबीआई की संतुष्टि क्या है। तो क्या सीबीआई उसी मामले में संतुष्ट हो पाएगी? सीबीआई इसी मामले में संतुष्ट हो पाएगी कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूं जो मैंने किया ही नहीं है? और एक जज जो है वो बिना जाने उस पर साइन कर देता है और उसके बाद जाके गिरफ्तार कर ले आते हैं। व्हाट इज दिस? वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्या चल रहा है हमारे देश में? ये सारी बातें, क्या हम 15वीं 17वीं शताब्दी में जी रहे हैं? ये सारी बातें। और हम नहीं चाहते हैं कि मुझे अपने देश पर, भारत पे गर्व है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश पाकिस्तान की तरह हो जहां अभी 3 दिन पहले इमरान खान को रिहा किया जाता है, उसके बाद 3 दिन बाद फिर से उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या हमारा देश उस दिशा में जा चुका है? क्या हम वो बन चुके हैं? कुल मिलाकर बहुत वरिष्ठ बिल्कुल, कुल मिलाकर बनाना रिपब्लिक क्या है हमारा देश। और इधर अभिषेक मनु सिंघवी ये सारी बातें अपने ढंग से कह रहे हैं। आगे उनकी बातें, उनकी दलीलें और बढ़ रही हैं। अमलेंदु जी अपनी बात जरा बताइए, क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम से? क्या कुछ आ रहा है जी? ये आ रहा है कि सिंघवी जो अपनी दलील दे रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों, क्या सचमुच इसकी आवश्यकता थी, क्या ये किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? इस पर उन्होंने पूछा उनका कि धारा 41 जो है उसके तहत जज मुझको केवल धारा 41 के तहत ही मुझको रिहा कर सकता था, लेकिन जज ने मुझको रिहा नहीं किया धारा 41 के तहत। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी कहते हुए पाए जा रहे हैं। तो अब दलीलें उनकी आगे चल रही हैं। तो ये दलीलें हैं और बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, और मुझे लगता है कि कोर्ट ये पूछेगा भी सीबीआई से कि इस दौरान जब आपने इनको गिरफ्तार किया या आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी था गिरफ्तार, तो आपने कौन से सवाल पूछे और क्या आपको हासिल हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इनको जवाब देना पड़ेगा सीबीआई के। बिल्कुल इसका जवाब देना पड़ेगा और सीबीआई जवाब देने की स्थिति में नहीं होगी, ये हम लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके। चूंकि जिस तरीके की दलीलें दे रहे हैं वो है, अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो 10 साल पहले अरनेश कुमार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जो इरादे थे वो स्पष्ट हुए थे और ये व्यवहार में धूमिल हो गए। वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अरनेश कुमार का फैसला था उसका हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब उसमें अपने इरादे बताए थे वो व्यवहार में कहीं नहीं आ रहे हैं। यानी जो लोअर कोर्ट में जिस तरीके से काम हो रहा है और इस तरीके से मतलब वो ये आरोप भी समझा सकता है कि लोअर कोर्ट में दबाव में काम हो रहे हैं, खासतौर से सरकार के दबाव में। तो इसको वो समझा जा सकता है। एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कोर्ट में कि मेरा जवाब सत्य या आपकी इच्छा सत्य, कि मैं जो जवाब दे रहा हूं वो सही है या आप जो चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं यही जवाब दूं वो सत्य है। तो सच्चाई, खैर सच्चाई क्या है वो तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि सीबीआई की बात जो ये संतुष्टि की बात है कि हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा के मुताबिक